अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन हरबैंडन्स नोट्स एंड बुचर्ड्स नोट्स। ठीक है, आज हम हरबैंडन्स नोट्स और बुचर्ड नोट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दोनों कंडीशंस में ही क्या होता है, जॉइंट्स के ऊपर बोनी स्वेल्विंग्स बन जाती हैं। ठीक है, बस जॉइंट्स का डिफरेंट है, इसमें कोई और जॉइंट इन्वॉल्व होता है और इसमें कोई और जॉइंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन दोनों में ही क्या होता है, बोनी स्वेल्विंग्स बन जाती हैं। ठीक है, और दोनों ही ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में बनते हैं। ठीक है, दोनों नोड्स ही या जो बोनी स्वेल्विंग्स हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में ही बनते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में ही बनते हैं। क्यों बनते हैं वो हम कॉजेज़ के अंदर देख लेंगे। ठीक है, और दोनों ही जो हैं वो फिंगर की डिफॉर्मिटीज़ हैं, फिंगर पे बोनी स्वेल्विंग्स होती हैं। ठीक है, एक में पीआईपी जॉइंट इन्वॉल्व होता है और एक में डीआईपी जॉइंट इन्वॉल्व होता है। वो हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अच्छा, जैसा कि हमें पता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में क्या होता है, डीजेनरेटिव चेंजेस होती हैं। ठीक है, जॉइंट्स के ऊपर, जिसकी वजह से बोनी स्वेल्विंग्स बन जाती हैं और ये दोनों कंडीशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं हरबैंडन्स नोट्स क्या होता है। हरबैंडन नोट्स में बोनी इनलार्जमेंट्स या जिसे हम बोनी स्वेल्विंग्स कहते हैं या नोड्यूल्स भी कहते हैं, वो बनते हैं डिस्टल इंटरफिलिंजियल जॉइंट्स के ऊपर, डीआईपी जॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, वो जॉइंट्स जो टिप ऑफ फिंगर्स के ज़्यादा क्लोज होते हैं। ये वाला जो पहला जॉइंट है जो आपको नज़र आ रहा है टिप ऑफ फिंगर के करीब, ये वाला जॉइंट, ठीक है, ये है डीआईपी जॉइंट। इसके ऊपर बोनी स्वेल्विंग्स बन जाती हैं हरबैंडन्स नोट्स के अंदर। ठीक है, ये मैं आपको ना लास्ट में जो है वो डायग्राम से भी एक दफ़ा दिखा दूंगी। ठीक है, उसके बाद है बुचर्ड्स नोट्स। बुचर्ड नोट्स में क्या होता है, बोनी इनलार्जमेंट्स बन जाती हैं प्रोक्सिमल इंटरफिरिंजियल जॉइंट्स के ऊपर, पीआईपी जॉइंट के ऊपर, जो हमारी फिंगर का मिडल जॉइंट है। ठीक है, ये वाला जॉइंट, ये वाला। ठीक है, इसके ऊपर बोनी स्वेल्विंग्स बन जाती है। वो आपने याद रखना है कि हरबैंडन्स नोट्स के अंदर दोनों ही ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन के अंदर डेवलप होती हैं। ठीक है, दोनों के अंदर बोनी स्वेल्विंग होती है या बोनी नोड्यूल्स बन जाते हैं या बोनी इनलार्जमेंट्स, जो भी आप कहें। ठीक है, वो हो जाती है, जबकि हरबैंडन्स नोट्स के अंदर डीआईपी जॉइंट्स पे होती है, बुचर्ड्स नोट्स के अंदर पीआईपी जॉइंट्स पे होती है फिंगर्स के। ठीक है, ये डिफरेंस आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कॉजेज़। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, जो है दोनों नोड्स के, ये दोनों कंडीशंस के। ठीक है, दोनों के कॉजेज़ सेम हैं। ठीक है, दोनों ही ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में डेवलप होते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स का भी रोल है, एज का भी रोल है और जेंडर का भी रोल है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन के अंदर कैसे डेवलप होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन के अंदर कार्टिलेज जो है वो डीजनरेट हो रहा होता है, डीजनरेटिव चेंजेस चल रही होती हैं जॉइंट्स के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जॉइंट्स के ऊपर स्वेल्विंग हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि बोनी इनलार्जमेंट्स बन गई हैं, बोनी स्वेल्विंग हो गई है। ठीक है, सेम इधर भी यही कोज है। ठीक है, जेनेटिक्स का ये रोल है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो हरबैंडन्स नोट्स और बुचर्ड नोट्स दोनों ही बनने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, एज को डिस्कस करें तो हमें पता है कि जैसे जैसे ओल्डर एज होती है, एज बढ़ती है बंदे की, तो उसके अंदर नेचुरली ही उसके जो है वो जॉइंट्स की डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वेयर एंड टेयर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हरबैंडन्स नोट्स और बुचर्ड नोट्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जेंडर की बात करें तो दोनों ही फीमेल के अंदर ज़्यादा डेवलप होते हैं। ठीक है, स्पेशली आफ्टर पोस्ट मेनोपॉजल। ठीक है, पोस्ट मेनोपॉजल का पता है हमें कि जब मीनोपॉज आ जाता है, ठीक है, उसके बाद जो है वो फीमेल्स के अंदर हरबैंडन्स नोट्स और बुचर्ड्स नोट्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। ठीक है, सिम्टम्स भी तकरीबन दोनों के सेम ही होते हैं। ठीक है, बोनी स्वेल्विंग है दोनों में, इसमें डीआईपी जॉइंट पे है, इसमें पीआईपी जॉइंट पे है। ठीक है, पेन है, इसमें डीआईपी जॉइंट पे पेन होगी के अराउंड। ठीक है, इसमें पीआईपी जॉइंट के पेन होगी अराउंड। ठीक है, इसमें स्टिफनेस डीआईपी जॉइंट पे होगी, इसमें स्टिफनेस पीआईपी जॉइंट पे होगी, इसमें डिफॉर्मिटी या जॉइंट की शेप ख़राब होगी वो डीआईपी जॉइंट की होगी, इसमें शेप ख़राब होगी पीआईपी जॉइंट की। अच्छा, हरबैंडन्स नोट्स के अंदर बोनी स्वेल्विंग या विजिबल इनलार्जमेंट हमें देखने को मिलेगी, हमें प्रोमिनेंट दिखाई देगा कि कुछ बड़ा बड़ा उभरा हुआ डीआईपी जॉइंट के ऊपर। ठीक है,
वो मैं आपको भी लास्ट में दिखा भी दूंगी डायग्राम से, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जबकि हरबैंडर नोड्स में जो पेन है वो माइल्ड टू मॉडरेट पेन होती है, ठीक है, अफेक्टेड जॉइंट के अंदर, और इस केस में अफेक्टेड जॉइंट डीआईपी जॉइंट ही है, ठीक है। और स्पेशली जो है वो पेन ज़्यादा हो जाती है फ्लेयर अप पीरियड्स के अंदर। फ्लेयर अप पीरियड्स हमें भी पता है किसी भी डिजीज़ के अंदर, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो फ्लेयर अप पीरियड वो होगा जब डिजीज़ के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, उसे हम फ्लेयर अप पीरियड कहते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है पेन की वजह से मूवमेंट करने में भी मसला आएगा डीआईपी जॉइंट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टिफनेस की। स्टिफनेस में क्या होगा कि रेंज ऑफ मोशन रिड्यूस हो जाएगी, स्टिफनेस होगी, ठीक है। स्पेशली जो है हमें भी पता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर मॉर्निंग स्टिफनेस ज़्यादा होती है, तो इसमें भी क्या होगा डीआईपी जॉइंट पे मॉर्निंग में स्टिफनेस ज़्यादा होगी, या जब पर्सन रेस्ट करेगा ना तो रेस्ट करने के बाद स्टिफनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। डिफॉर्मिटी मैंने आपको बताया कि डीआईपी जॉइंट पे स्वेल्विंग होगी जिसकी वजह से फिंगर की शेप चेंज हो जाती है, ठीक है, एक डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है। वो लास्ट में मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो उससे ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा आपको। अब जाहिर सी बात है अगर बोनी ग्रोथ बन गई है फिंगर के ऊपर तो वो जाहिर सी बात है जीभ सी लगेगी, जिसकी वजह से वो उसकी शेप फिंगर की जीभ लगेगी, जिसे हम डिफॉर्मिटी कहते हैं कि डिफॉर्मिटी बन गई है और फिंगर की शेप ख़राब हो गई है, ठीक है। इधर भी सब ऐसे ही होगा जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, बस ये है कि इसमें स्वेल्विंग पीआईपी जॉइंट पे होगी। अच्छा, अब मतलब इसमें भी बोनी स्वेल्विंग होगी, पेन होगी, स्टिफनेस होगी, डिफॉर्मिटी होगी, सब चीज़ें इसी तरह होंगी, ठीक है, लेकिन होगा सब कुछ पीआईपी जॉइंट पे और इस पे होता है डीआईपी जॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस भी दोनों का सेम ही होगा, ठीक है, लेकिन वही बात है कि इसमें हम इन्वॉल्व होगा डीआईपी जॉइंट और इसमें इन्वॉल्व होगा पीआईपी जॉइंट, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें हरबैंडर नोड्स के अंदर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कि फिज़िकल इंस्पेक्शन करेंगे। फिज़िकल हमें नज़र आ जाएगा कि प्रोमिनेंट एक बोनी स्वेल्विंग बनी हुई है जॉइंट के ऊपर, डीआईपी जॉइंट के ऊपर, ठीक है। हम पालपेट करके भी देख सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वाकई में बोनी स्वेल्विंग है या नहीं, वैसे देखने से अंदाज़ा हो सकता है, ठीक है। दूसरी है इमेजिंग। हम एक्सरे वगैरह करा सकते हैं, एमआरआई वगैरह, उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, जॉइंट स्पेस के अंदर नैरोइंग होगी डीआईपी जॉइंट के अंदर, ठीक है, और साथ में वहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स बने होंगे, बोन्स पार्ट्स, ठीक है। ये तो हमें पता ही है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जॉइंट स्पेस नैरोइंग होती है और ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि इसमें बने होंगे डीआईपी जॉइंट पे, और इसमें इमेजिंग में हमें जो है वो जॉइंट स्पेस नैरोइंग और ऑस्टियोफाइट्स देखने को मिलेंगे पीआईपी जॉइंट पे, ठीक है। सेम इसकी भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे बुचेंट्स नोट्स में भी, ठीक है। उसमें भी हम क्या करेंगे, फिजिकल इंस्पेक्शन से ही हमें पता चल जाएगा कि स्वेल्विंग हुई है, ठीक है। साथ में पालपेट करके देख लेंगे पीआईपी जॉइंट्स को ताकि बोनी स्वेल्विंग कंफर्म हो सके, ठीक है। और इमेजिंग का मैंने आपको बता दिया कि पीआईपी जॉइंट्स के अंदर जॉइंट स्पेस नैरोइंग मिलेगी और ऑस्टियोफाइट्स बने होंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट भी दोनों का सेम है, इधर ना सबके कॉजेज़ दोनों के सेम है, सिम्टम सेम है, डायग्नोसिस सेम है, ट्रीटमेंट सेम है। वो इसलिए कि दोनों ही ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में डेवलप होते हैं, ठीक है, और दोनों की इटियोलॉजी कॉजेज सब कुछ सेम है, बस जॉइंट का फ़र्क है कि एक डीआईपी जॉइंट पे सब कुछ हो रहा है और एक पीआईपी जॉइंट पे सब कुछ हो रहा है, ठीक है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों में ही सबसे पहले हमने पेन रिलीफ करना है, ठीक है। पेन रिलीफ के लिए हम एनसेड्स दे सकते हैं, ठीक है, और एसिटामाइनोफिन दे सकते हैं ताकि पेन और इन्फ्लेमेशन कम हो दोनों के अंदर, ठीक है। दोनों का इकट्ठा बता रही हूँ कि दोनों का सेम है। उसके बाद टॉपिकल ट्रीटमेंट करेंगे। टॉपिकल ट्रीटमेंट होता है कि हम ऊपर से जो क्रीम या जेल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जिस जॉइंट पे स्वेल्विंग हुई हुई है, इधर डीआईपी इधर पीआईपी, ठीक है। डीआईपी और पीआईपी जो सा भी जॉइंट इन्वॉल्व होगा उसके ऊपर हम क्या करेंगे, टॉपिकली क्रीम लगा देंगे, ठीक है। एनाल्जेसिक्स क्रीम्स होती हैं, जेल्स होती हैं जो हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। एनाल्जेसिक्स मीन पेन रिलीवर, वो पेन और इन्फ्लेमेशन को कम कर देती हैं, ठीक है। मेडिसिन भी दे सकते हैं और टॉपिकली क्रीम भी ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वोल्ट्राल जेल वगैरह हम अप्लाई करते हैं पेन वगैरह के लिए, ठीक है। उसके बाद दोनों में हम कर सकते हैं स्प्लिंटिंग। स्प्लिंटिंग में हम क्या करते हैं, स्प्लिंटिंग हम इसलिए करते हैं कि जो अफेक्टेड जॉइंट है डीआईपी और पीआईपी, ठीक है, उसको सपोर्ट किया जा सके और उसको स्टेबलाइज किया जा सके, ठीक है। फिर दोनों में हम फिजिकल थेरेपी कराएंगे। फिजिकल थेरेपी में हम डिफरेंट एक्सरसाइज कराएंगे ताकि जो जॉइंट की मोबिलिटी है उसको मेंटेन किया जा सके और सराउंडिंग मसल्स जो हैं उनकी वीकनेस ना हो, उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हम जो है फिजिकल थेरेपी कराते हैं, ठीक है।
फिजिकल थेरेपी क्यों कराते हैं? जॉइंट मोबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और सराउंडिंग मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए हम फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइज करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लास्ट पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में सबसे पहले तो हमने क्या करना है, पेशेंट का वेट मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। उसके बाद दोनों के अंदर ही उसके बाद क्या करना है, हमने ऐसी एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी है जिससे पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो इंक्रीज़ हों, ठीक है। और साथ ही साथ ऐसी एक्टिविटीज़ भी अवॉइड करनी है जिससे जॉइंट पे स्ट्रेस आए, ठीक है। पीआईपी या डीआईपी जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस आए, ऐसी सारी एक्टिविटीज़ हमने अवॉइड करनी है, ठीक है। दोबारा बताती हूँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले हमने वेट मैनेजमेंट करनी है, उसके बाद हमने ऐसी एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी है जिससे पेशेंट के सिम्टम्स इंक्रीज़ हों, और ऐसी एक्टिविटीज़ भी अवॉइड करनी है जिससे जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस आए, ठीक है। ये था ट्रीटमेंट, ये था हमारा आज तक का लेक्चर जो कि हमने देखा है हर्बेंडर्स नोट्स और बुचर्ड नोट्स के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम से भी एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हर्बेंडर नोट्स क्या होते हैं और बुचर्ड्स नोट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये दोनों ही ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन के अंदर डिफॉर्मिटीज़ डेवलप हो रही होती हैं, ठीक है। हमें पता है यहाँ पे हमारा जो ये वाला पहला जॉइंट होता है ये डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट होता है, और ये यहाँ पे जो करके जॉइंट होता है जैसे ये है, ठीक है, ये तो ये है प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, ठीक है। जबकि ये आगे वाले ये वाले जो जॉइंट्स हैं ये होते हैं डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, ठीक है। तो हर्बेंडर नोड्स में क्या होता है, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, और नोड्यूल्स बन जाते हैं। जबकि बुचर्ड नोड्स में क्या होता है, प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है और नोड्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने सोचा आपको डायग्राम से भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि डायग्राम से देखने से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाती है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो कि थी हर्बेंडर नोट्स और बुचर्ड नोट्स के डिफरेंस के बारे में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।